अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अब, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ना कहें, ज़्यादा बेहतर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर अब एक नया, जिसे कहते हैं ना, दो तरफ साइड से हमला शुरू हुआ है। एक पार्लियामान की साइड से और एक जिसे कहते हैं ना अंदरूनी। तो उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। हर वक्त खबरों से लोडेड होते हैं, तज्ज़िया में भी इनकी बड़ी डेप्थ होती है। तो एक दफ़ा फिर हसनात भाई को मैंने पकड़ा, मैंने कहा पूछूं कि क्या हो रहा है। पार्लियामान से एक लेजिस्लेशन की जा रही है कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दी जाए। वो बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उनसे कल वसीम बदामी साहब ने जब पूछा कि फिर क्या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे 26 अक्टूबर को, मैं अभी ऐलान कर दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ऐलान ना करें, यानी कि कुछ ना कुछ अभी चल रहा है। और दूसरी तरफ जो नूर आलम खान साहब हैं, जो JUIF के MNA हैं, वो भी बड़े आइनी बिल लेके आ रहे हैं, आइनी तरामीम के। और इधर से चीफ जस्टिस ने अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में तरमीम का लिए वो इजलास बुला लिया है और हाई कोर्ट से लिस्टें मांग रही हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज उनके पास खाली हैं जजेस भर्ती करने के लिए। अचानक से उनको ये कैसे ख्याल आया अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, हालांकि यही रूल्स उन्होंने ही अमेंडमेंट करने से इनकार कर दिया था खुद ही बनवा कर। लेकिन जब लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम तो आईनी पैकेज ला रहे हैं, तो वो डेफर हो गया। हसनात भाई, ये क्या मामला है? ये क्या सिर्फ जिसे कहते हैं, जैसे हम कहें कि वो सीधा सीधा अगर देखें तो फिर तो वो जो पार्लियामान अपना काम कर रही है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम करना जा रहा है, क्या ये इतना ही सादा मामला है या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और है? बहुत शुक्रिया असद। देखें, हम देख रहे हैं कि 12 जुलाई के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हर तरीके से उनका घेराव किया जा रहा है, अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर पे भी। और मेन ये है कि उनको प्रेशर में लाया जाए। कुछ हुकूमत के खदशात हैं कि कहीं वो चीफ जस्टिस बने तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और ये जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम में कहीं वो हर्डल ना बने और इस निज़ाम को पैकअप न करें, ख़त्म। हुकूमत चाह रही है कि वो भी निज़ाम की गारंटी बने तो चीफ जस्टिस बन जाए। जी, वो हुकूमत का उन पे पूरा है कि जी वो उनसे बातचीत की जाए, कोशिशें भी की जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। और बग़ैर अगर काम बन जाता तो ये चीज़ें रुक जाती। दूसरी तरफ से यानी आप देखें नूर आलम का बिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना, इलेक्शन एक्ट में तरमीम, ये सारे इकदाम 12 जुलाई में क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये हुकूमत इतनी ज़्यादा परेशान है? मखसूस नशिस्तें तो आपकी थी नहीं, ये तो माल गनीमत था जो आपको मिला, वो उनको माल वापस कर दिया गया। थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायज़ एंड इलेक्शन कमीशन। नहीं, वो काई साहब को ये थैंक यू आप कह दें कि वो जो बेंच पहली दफ़ा बनाया वो समझे नहीं, वो समझे थे लीव ग्रांट होगा, ये से 78 सीटों का कम नहीं होगा। ये आप कह सकते हैं कि PTI को थैंक यू करना चाहिए। हालांकि वो अपने पास लगाते तो 2 मिनट में वो फारिग कर देते, ये उन्होंने थोड़ा सा उनसे हो गया, कैलकुलेशन नहीं हो सकी थी। हुकूमत के अपने लोग मुझे कह रहे थे कुछ लोग कि कई हिसाब से जिम्मेदार है। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं उन्हें पता नहीं था जैसे मंसूर अली शाह और जैसे सत्तर मिनल्ला के बेंच में केस लगाने की जरूरत क्या थी। ये केस तो अपने स्ट्रेटेजिक गलती कर गए, यानी हाँ कि भाई वो, और उसमें उन्होंने सस्पेंड कर दी जजमेंट। फिर एक हुकूमती लोग सीनियर जो मैं बात, उन्होंने कहा जी काई साहब खुद जो है वो लोगों को कहते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ख्वाहिश है या जो भी मामला, लेकिन जजों को इस तरह बात नहीं ना कुछ जजेस को की जाती, कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। और ये कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ हुई ना जिसकी वजह से देखें ना चीफ जस्टिस कभी भी मिनॉरिटी, जब उन्होंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो वो फिर 12 जुलाई वाली जजमेंट में मेजॉरिटी भी लूज कर गए। वो वही बात है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि यही 12 जुलाई की वजह से कह रहे थे कि वो उनकी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है जिनकी वजह से उनको मसला हुआ। अब जैसे मंसूर अली शाह पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि नज़ला गिरा है कि जी 12 जुलाई हुकूमत भी नाराज़, सारे नाराज़, चीफ जस्टिस साहब भी नाराज़ कि ये जी देखें ये तो, क्योंकि ये तो इन्होंने तो जुडिशल पैकेज का पता भी था, हुकूमत के लोगों ने रब्ता भी किया उनसे, जो वो उनसे किया गया, तो उन्होंने जब वो उनसे बातचीत भी हो रही थी। कुछ हुकूमती लोग कहते हैं कि 2 दिन पहले सस्पेंशन से पहले हमने बात की थी और इतलात ये है कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, ड्राफ्ट बन चुका था। एक सीनियर कादी साहब से बात हो रही थी, नहीं अच्छा ठीक है, मतलब मंसूर अली शाह साहब से बात हो गई थी। ये हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी जैसे शायद वहीद के बाद अगर आपने चीफ जस्टिस का टेनोर करना है तो उसके बाद करें। फिर ये हुआ कि सारे जजेस की तादाद बढ़ा दें, एज बढ़ा दें। देखें अब कौन सा जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकरे, आप करें ना PTI से मिले,
कोई ज़रूरी है कि आपने पीटीआई भी तो पार्लियामेंटेरियन, उनसे मिलकर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लें। और हल्दिया के लिए तो मजबूती है कि अगर सारे पार्लियामान इकट्ठा हो और काजी साहब को तायात चीफ जस्टिस बना दिया जाए, सारी पार्लियामान कर दे तो कोई इशू नहीं। अगर विल ऑफ द पीपल कहती है तो है। बस ठीक है, लेकिन अब विल ऑफ द पीपल पे भी सवाल है ना। फॉर्म 47 पे मुझे ये बताएं, इन जजेस को भी देखना है। ये सारी चीज़ें तारीख में नहीं आएंगी, सारी चीज़ें हिस्ट्री में नहीं होंगी। अभी तो आपको हमारी बातें बुरी लगेंगी, मेरी बात, असद की, मतुल्ला जान साहब की, कि जी ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ें काजी साहब को 4 साल 5 साल बाद याद आएंगी। जो चीज़ें अब साकिब निसार को बताई जाती हैं तो फिर अब उन्हें भी समझ आती है कि उन्हें जब एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस किया तो क्या तबाही अपनी की। काजी साहब ने भी यही किया। अब देखें वो जो आप कह रहे हैं ना कि मामला क्या है, मामला ये है कि 12 जुलाई के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकूमत की तरफ से भी ट्रोलिंग भी उनकी हुई, विद इन जुडिशरी भी उनको टफ टाइम मिला, एडीआर कमेटी से ही फारिग कर दिया गया, हालांकि उनका सारा मामला था। एडीआर कमेटी आपको पता है वफ्त आजकल अमेरिका में है, वो वफ्त, वो जो डेलीगेशन, वो जो विजिट था वो अरेंज मंसूर अली शाह ने किया था। उधर यूएस सुप्रीम कोर्ट और सारा उस पे काम जैसे मंसूर अली शाह ने किया हुआ था। हाँ, उसमें आपने कमेटी 21 के 22 जुलाई को चेंज कर दी 12 के बाद। कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना। उसके बाद आपने 3 जज सुप्रीम कोर्ट के उसमें शामिल किए। मजे की बात है डेलीगेशन में 2 जज गए ही नहीं, जैसे याही अफरीदी और जैसे आयशा मलिक गई ही नहीं। वो कोई वजह नहीं मुझे पता कि क्या है, सिर्फ जैसे शायद वही गए, वो भी ना जाते तो फिर मसला अब कोई एक तो देखे ना आपने क्या मतलब अमेरिका को क्या मैसेज, यानी वहाँ वो भी कहेंगे कि यार आपने पहले एडीआर कमेटी कोई और थी, अभी यकदम क्या विदिन इंस्टीट्यूशन मतलब ये हालत है, इधर हालत बनी हुई है। तो देखे ना उसके बाद अब जो ये मामला हुआ है, ये वही रूल्स हैं। दिसंबर में मीटिंग सब कमेटी बनाई जस्टिस काजी, ये असलात मलिक से बात कर रहे हैं कि ये जो अब रूल्स अमेंड होने जा रहे हैं, जी जी ठीक है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ये दिसंबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फैसा ने ये कमेटी बनाई थी सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह और रिटायर्ड जज जस्टिस मंजूर मलिक की, कि आप इसके रूल्स के अलावा सारे हाई कोर्ट के सीनियर बुनी जाए, जैसे अटॉर्नी जनरल थे, लॉ मिनिस्टर भी खालबन उस वक्त अहमद इरफान भी थे। इन्होंने 3 मीटिंग थी, लाहौर में आखिरी मीटिंग हुई, बड़ा लंबा चौड़ा एक ड्राफ्ट, और इनको डेडलाइन दी थी कि 15 जनवरी तक आपने ड्राफ्ट देना है। इन्होंने तकरीबन 15 से 30 जनवरी के दरमियान ड्राफ्ट दे दी। फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमने शोर मचाया कि जी वो रूल्स कमेटी मीटिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उधर से मामला चल रहा था, जुडिशियल पैकेज तैयार, सीनियर कानूनदान लगे हुए थे, वो माहिरीन 20 के करीब सुना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ अमेंडमेंट आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होने जा रही थी। 20 अमेंडमेंट्स, यानी उसमें इतना लेंथी ड्राफ्ट था, 20 क्लासेस में अमेंडमेंट्स हो रही थी। जो जिस वकील साहब ने पढ़ा है एक नज़र से, उन्होंने मुझे बताया कि उसमें बहुत कुछ था, उसमें 184(3), 199 सब कुछ था। और बाजार ये लग रहा है कि ये जो 12 जुलाई का फैसला है, ये मेरी असेसमेंट है, पूरी तरह पर काटने थे अदलिया के। मेरी असेसमेंट है कि उस ड्राफ्ट ने इन जजेस को, 8 जजेस को आंखें खोली हैं कि ये सिर्फ 3-3 साल का मामला नहीं है। शायद वो जो ड्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं जजेस की जेर नज़र भी आया था, उसके बाद जजेस की आंखें खुली कि उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी एज लिमिट बढ़ाने के नाम पर हमारे पर काटने जा रहे हैं, नहीं हमें होम्योपैथिक बनाने जा रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि इरफान कादिर साहब, कुछ इतलात थी कि उनको भी कुछ पता है, उनसे पूछा गया। अच्छा, जब हुकूमती लोगों से बात की जाए, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, वो कहते थे कि हमारे सामने तो 2 अमेंडमेंट आ रही हैं, हमारे पास तो 2 ही हैं, और अभी भी मे बी वो यही कहे। एक है अमेंडमेंट जजेस की टेनोर 3-3 साल सबका बढ़ाया जाए, दूसरा जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक फोरम बना के, कॉन्स्टिट्यूशन फोरम बना के यानी चलाया जाए मामला। ये जो दूसरी अमेंडमेंट है जो 20 के करीब, ये उनको भी नहीं अंदाजा होगा, ये सीनियर कानूनदान बताया जाता है कि उन्होंने वो ड्राफ्ट किया, जो ये कहीं और ही बन रही थी। हाँ, ये कुछ और, तो वो वकील ही है, जरी बात है, वकील ही। हाँ नहीं वकील, लेकिन कुछ और वकीलों से कोई और बनवा रहा था, बाद में इनको थमाई जानी थी कि जाके पास करवा लो। मैं भी ये भी हो सारे मामला, मुझे नहीं पता कि अब इसमें ये सारी चीज़ें अब हिस्ट्री में आएंगी ना, सारा कुछ। ये इन जजेस को भी जो मिला, कहाँ से मिला, ये जज भी तो कहीं लिखेंगे ना इनको ड्राफ्ट कहाँ से आया था। तो अच्छा, फिर वो ये ड्राफ्ट मई की बात है, उसके बाद सस्पेंड हो गई जजमेंट, उसके बाद जून में तक वो मंसूर अली शाह बैरून मुल्क चले गए। वो भी गुस्सा कि यार 1 महीना मतलब देखो, पार्लियामेंटेरियन को भी सस्पेंड कर देना, ये कुछ। फिर जब कमेटी हुई, सारी आईनी तरमीम, आप जब वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी का इजलास हुआ बेंच बनाने का, उसमें ये बात ज़ेरे गौर आई कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हुकूमत बात कर रही है, तो ऐसा है कि मैं चीफ जस्टिस और फ्यूचर के चीफ जस्टिस कोई भी बेंच कैसा ना हो। जैसे मुनीब ने कहा कि जी जैसे मंसूर अली शाह हेड करें और सीनियर मोस्ट 7 जज हो, बिल्कुल। तो फिर आखिर में हुआ कि फुल कोर्ट।
अंदाज़ा था कि फुल कोर्ट मतलब ठीक होगा। हाँ, मैनेज हो जाएंगे काफ़ी सारे लोग। वो उम्मीद फुल कोर्ट मसला ये है कि वो ऐसा हुआ कि वहाँ ज़ाहिर बात है फुल कोर्ट के लोगों के जहन में ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ कहीं जजेस ऑफेंड भी हो गए कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से। मतलब है बड़ा मुश्किल होता है जजेस को साथ लेके भी। एक छोटी छोटी बात जज एक एक बात पहुँच जाती है। आप अगर मेरे बारे में कोई बात करें और वो बात आप मुझ पे तक पहुँचेगी तो मुझे तो एक रहती है बिल्कुल ना है यार, और ये साथ चीज़ असद बैठता है हाँ बातें या बस तो यही मसले कुछ हुए। अब ज़्यादा इनमें हिस्ट्री में हम कहीं कोई लिखेगा किताबें तो फिर वो उसके बाद 12 जुलाई में फ़ैसला आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह हर तरफ से, जैसे मैंने बताया कि वो हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम लाती है जजमेंट को अफेक्ट करने के लिए, बिलाल कैनी ले आते हैं, नूर आलम को एक्टिव किया जाता है जी, वो JUIF से हैं बेसिकली, लेकिन वो अपनी कंस्टिट्यूंसी का ख्याल रखेंगे। जिन्होंने पेशावर से जहाँ से KP से जितवाना 70-80 हज़ार वोटों से जीतना, देखें ना नूर आलम साहब उनका सपोर्ट करेंगे जो उनको सपोर्ट जिन्होंने वोट दिए। तो वो नूर आलम साहब के 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिल हैं। साथ ही फिर ये दानियाल चौधरी का मामला आ जाता है। साथ ही नून लीग 4 दिन बाद रिव्यू पिटीशन फाइल करती है। 16 जुलाई को रिव्यू पिटीशन दायर होती है। 18 को 12 जुलाई रिजर्व सीट के मामले में 18 को कमेटी में रख दी जाती है। कमेटी में 2-1 से फैसला होता है। साथ ही 63 एक ही रिव्यू भी लग जाता है। कितनी मतलब है अटैक, ये देखे ना मामलात को सीक्वेंस वाइज देखें। वो 2-1 से पहली दफ़ा मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब जो हैं वो 12 जुलाई के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, हालांकि फ़ौजी अदालतों में बताया जाता है इसकी, अभी हमें वो केस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में जैसे मुनीब कोई बेंच और जा रहे थे। अब जैसे मंसूर अली शाह ने उस वक्त कारी साहब से नहीं इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि 12 जुलाई का मामला है, वो बड़ा इशू है, छोटे छोटे इशूज़ पे हमें चीफ जस्टिस से नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम इकट्ठे चलें। अब कारी साहब के कुछ मैं सुना है कि वो ये कहते हैं कि 12 जुलाई के फैसले में हमने तो ये था कि सारे अपना अपना नोट लिख के लाएंगे, ये कुछ खबरें चली। तो ये देखें ये 8 ने साइन करके तो सारा थमा दिया जी, ये तो खुद हाँ, ही वो उनकी चीफ जस्टिस की टीम जो थी वो इस चीज़ वो झंडे वाले वो बताते थे। वो नहीं, अब छोड़ें किसी को झंडा है या डंडा है कोई नहीं। अच्छा वो उसके बाद ये होता है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जिसे मैंने बताया कि वो बज़ैर जो 8 जजेस का साइन, वो उस फैसले से उनके खिलाफ कंपेन, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट के अंदर मूव, हुकूमत की तरफ मूव, ट्रोलिंग, प्रेस सारा कॉन्फ्रेंस। कुछ। अब आखिरी जो है ये यानी वो ADR कमेटी से हटाना, वो रिसर्चर ड्राइवर, वो तो सारी चीज़ें हैं ना। फिर आखिर में ये होता है कि जी अब ये 50 के करीब अपॉइंटमेंट हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैसल अपनी रिटायरमेंट से तकरीबन महीना पहले कर देंगे। नहीं जी, कोर्ट पैकिंग नहीं है साथ में, क्यों जरूरत पेश आ रही है चीफ जस्टिस काजी फैसल को? रिटायर होने जा रहे हैं, आपका महीना रह गया है, आप घर जाएं। आप मतलब अब आपको क्या पड़ी हुई है कि आप महीने डेढ़ पहले आप अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं? देखें वो अगले चीफ जस्टिस पे छोड़े। कहते हैं कि नासुल मुल्क जो थे वो उन्होंने 2-3 महीने पहले बंद कर दी थी अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा जी फ्यूचर के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उसका लंबा टाइम। अब देखिए ना काई साहब के ये खुद विक्टिम रहे हैं, इनके दौर में क्या बंदयाल साहब ने ये चीज़ें नहीं की? मतलब है तो हम शोर मचाते थे कि यार ये चीफ जस्टिस काजी फैसल का, ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट आपने पहले करनी थी। ये रूज़ कमेटी पे सबसे ज़्यादा अख्तर हुसैन साहब ने शोर मचाया। उन्होंने कहा ये सारे मिले हुए हैं, इनको चाहिए था कि ये रूज़ कमेटी उस वक्त ही अप्रूव करती, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये है कि बार भी खुश हो जाएगी, बार के 5 नुमाइंदे हैं, उनका वोट भी मिलेगा कि जी देखें रूज़ में अमेंडमेंट। अब हाई कोर्ट के जजेस का भी मामला है। अब रूज़ में अमेंडमेंट पे ये जो मीटिंग चीफ जस्टिस भी जाते जाते क्रेडिट लेंगे, देखो मैंने रूल्स अमेंड किए थे, किए और उसके साथ ही जब आईनी तरमीम मुमकिन ना रही तो मैंने साथ ही रूल्स उन्होंने 5 चीफ जस्टिस को लिखा है कि जो असामियाँ खाली हैं उनके नाम दो। इधर से लाहौर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। तो ये सारा कुछ क्या जैसे मंसूर अली शाह के खिलाफ कर हक में किया जा रहा है, ये खिलाफ किया जा रहा है। जाहिर बात है, तो इज़हार करता है कि आपको एतमाद नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी मर्जी के जजेस लगाएंगे जो आपकी तरफ जरा इंक्लाइनेशन रखते होंगे। तो आप चाह रहे हैं फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल से भी जजेस लगवाएं, जाते जाते आखिरी काम भी करके जाएं। वो मेरा ख्याल है कि अब काई साहब को देखना है कि अपने इंस्टीट्यूशन को कब मजबूत करना है। अगर वो नहीं करेंगे इस तरह ही मामलात रहेंगे और मेजॉरिटी जो अगर जैसे मंसूर अली शाह के ज़िम्मा लगा दें वो सारी चीज़ें, अगर वो चाहते हैं कि अभी अपॉइंटमेंट हो, रूल्स उन्हीं के बने हुए हैं ना, तो वही अभी कर लें। लेकिन मसला ये है कि ये टाइमिंग मुनासिब नहीं लग रही। जिस तरह 13 को मीटिंग है, ये 2-3 दिन भी मीटिंग जारी रह सकती है क्योंकि ये लंबा चौड़ा काम है, बड़ा वो ड्राफ्ट बड़ा लेंथी ड्राफ्ट है जो अमेंडमेंट की गई हैं। उसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया गया है ना सारे जो अपॉइंटमेंट में। खैर मंसूर अली शाह तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल रिफॉर्म उनका वो बार बार बात करते थे, जब उनका ड्राफ्ट है तो वो ओनरशिप लेंगे कि जी बिल्कुल।
अब इसमें कुछ हाई कोर्ट के जजेस का कंसर्न है कि वो जो ड्राफ्ट है उनमें बार को अपनी इतनी नुमाइंदगी दे दी, उनको हाई कोर्ट के जजेस के सामने खड़ा, यानी कहा गया है कि इनिशियली 3 रुकनी कमेटी होगी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीनियर पुलिस जज और बार का नुमाइंदा जो प्रोविंशियल। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो सीनियर पुनी और बार का नुमाइंदा 2-1 से फैसला करके कर दें, तो ये बातें खुद हाई कोर्ट के जजेस ने की हैं कि जी ये ज़्यादा कुछ इतलात थी कि इस पर कुछ का ये था कि इतने रूल्स में अमेंडमेंट, क्या ये इतनी रूल्स में हम इतना है कि हम कर सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से हट के ये चीज़ें। तो अब ये 13 को मीटिंग है, मेरा ख्याल है कि अगर ये खुशअस्लूबी से सारा कुछ हो तो फिर कोई बात, लेकिन अगर ये है कि आपने सीनियर पुलिस जज को इग्नोर करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो फिर उसका मैसेज गलत जाएगा। फिर वो 12 जुलाई के बाद जो जैसे मैंने वो चीज़ें गिनवाई हैं उसी तनाजुर में ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और असमात भाई, आखिर में आखिरी सवाल, सॉरी आपने जाना है, मुझे पता है आपने टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद बढ़ जाती है और ये वो भी लाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ये जिसे कहते हैं वो अपनी मेजॉरिटी तो नहीं बनाने की कोशिश करे कि अभी तो मेजॉरिटी मंसूर अली शाह साहब के पास है, फिर इधर से आए तो मैं ज़रा दोबारा मेजॉरिटी लूँ, फिर कोई फुल कोर्ट बनाऊँ, लेकिन और उसके अंदर फिर कोई आईनी मेरा ख्याल है कि ये 125 जजेस से ही लाएंगे ना। जब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन गए ना तो फिर सिलसिला उन्हीं का ही चलेगा। मेरा नहीं ख्याल ये सारी बातें ही हैं, क्रेडिट फिर इन एडिशनल जजेस जो लगाएंगे उनको भी अपॉइंट कन्फर्म आपने मंसूर अली शाह साहब नहीं करना है। लेकिन अच्छी बात है कि खुशअस्लूबी से हो। अगर ADR कमेटी खुशअस्लूबी से रिकॉन्स्टिट्यूट हुई क्या पता, वो कहते हैं कुछ लोगों की खबरें आई, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह से ये सवाल किया आदिल सरफराज ने, तो उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने आपकी खबर की तरदीद ना करके इन अदर वर्ड तस्दीक कर दी। हमारे मशरकी माशरे में खामोशी और तरदीद ना करना तस्दीक होती है। अब देखिए ना, उसके अलावा आप देखते हैं वो रिसर्चर ड्राइवर वो 10-10 साल थे, तो आपका काम था कि 17 सितंबर आपने ओथ लिया, 18 को उनको घर भेजे, 12 जुलाई के बाद क्यों भेजे? असल तो सवाल ये है टाइमिंग का। तो मेरा ख्याल है कि जैसे मंसूर अली शाह से मिल बैठ के ये चीज़ें हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर काजी साहब को कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये है कि जुडिशल पॉलिटिक्स का हिस्सा है तो उसमें फिर सॉरी टू से, जिस तरह बंदियाल साहब आपके हवाले से कर रहे थे तो हम आपकी साथ थे कि भाई आप ये ज़्यादती हो रही है, एक फ्यूचर का चीफ जस्टिस है, सीनियर पुलिस जज है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं हर मामले में। अब यहाँ भी है सर 12 जुलाई से पहले तो आप मंसूर अली शाह साहब को पंजाब के हर मामले में हर चीज़ में ऑन बोर्ड, क्या आप अब भी उसी तरह ही ले रहे हैं? ये एक बात है जिस पे हो सकती है बात। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 13 जनवरी के बाद फैसले के बाद उनसे कुछ चीज़ें संभली नहीं है। एक से एक गलती हुई, उसका स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स नहीं, मतलब है देखें 6 जजेस का खत आना, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का फैसला, अगर आप बेंच में नहीं बैठे उनको कहेंगे जी डिसाइड करो। ये इनके दौर में देखें 2 चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं जिनके दौर में सिविलियन के ट्रायल का मामला ही डिसाइड नहीं हो सका। बंदियाल साहब भी ऐसे छोड़ गए, काजी साहब भी छोड़ गए जी। ये कहेंगे ना जी वो सलमान राजा का कसूर है, फलां फैसल सिद्दीकी का कसूर है कि जी वो दरखास्तें, जजेस का काम है। आप जज इसमें बिठाते ना शुरू में ही, खुद बल के बैठना चाहिए था। चलें, आपने कहा जी मैंने पहले फैसला दिए हुए, आप जो आपने अमीनुद्दीन साहब को बिठाया, अतर मिलाना साहब को तो किसी मामले में भी नहीं ना बिठाना, तो जमाल साहब को भी बिठा दिए। अब छुट्टियों के दिनों में डेट, जब भी कोई मामला होता था बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कमेटी के सामने, कमेटी 1.5 महीने बाद वो बेंच बनाती थी, और फिर अमीनुद्दीन साहब ने अलाउ कर दिए हैं ट्रायल, जो 15 बंदे रिलीज़ हुई हैं उनको सजाएँ हुई हैं, कंडीशनली अलाउ किए। ये सारे भी जाएंगे जो इस दौर में होते रहे। 5 साल से एक पुराना केस इंटरमेंट का, जिस पे काजी साहब ने भी आवाज़ उठाई थी कि वो केस नहीं डिसाइड हो। मिसिंग पर्सन का केस जनवरी में लगाया और कहा था कि अटॉर्नी जनरल आप अंडरटेकिंग दें, आइंदा कोई इलीगल बंदा नहीं उठाया जाए। उसके बाद केस नहीं लगा और बंदे भी उठाए जाते रहे। नहीं, वो तो छुट्टियों में भी काजी साहब नहीं गए, 2 रुकनी बेंच बिठा लेते। वो जवेद इकबाल की पूछा था कि इसके पर्सन प्लेजेस बताएं, वो केस ही नहीं लगा। तो अब ये कहें कि जी वो फलां चीज़ भी नहीं हुई, फलां। देखें, तो ये चीज़ें तो आपने करनी थी ना, टाइमिंग, आपके पास टाइम कम था, आपने चीज़ों को करना था। अब आपने मरगला की जजमेंट दी, ठीक है जी, वो जजमेंट दी, उसका भी मे बी आप समझ रहे होंगे कि आपको कहीं से इफेक्ट आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि PTI के हवाले से तो वो तो आपकी पॉलिसी वही रही है ना, जो मतलब वो पूरे सिलसिला मामले में। और वो उसकी वजह यह है कि बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन ये बात है कि कल अगर इस्टेब्लिशमेंट
किसी टाइम पे उनके मामलात होते हैं कि जी हम अब ठीक करें, तो काजी साहब क्या चेंज करेंगे पॉलिसी? ये बड़ा दैट इज अ क्वेश्चन कि अगर पीटीआई से मामलात किसी टाइम पे डील हो रही थी establishment- एस्टेब्लिशमेंट की और वो कहती है काजी साहब आप भी नहीं किसी हमारे टाइम पे जहेद में देखिए, आ जाए। हमारे माजी में भी तो रहा ना, नून लीग के हवाले से भी कहते थे कि लोग नवाज शरीफ का नाम भूल जाएं, ये है। किसी टाइम पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो हो जाती है, हमेशा से होता है। तो वो उनकी हो गई तो फिर क्या करेंगे? यही मसले हैं। अब देखिए ना, काजी साहब की मुखालफत भी हो रही है। हमें मुझे ये एक ना- एक्सटेंशन की मैं देखिए खबर जो है वो भी कि काजी साहब की जो है वो हुकूमत फुल नहीं सपोर्ट कर रही, एक तबका उनके हक में नहीं है। ये बात उनको भी मालूम है कि कौन उनके हक में नहीं है। तो ये बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम बहुत बहुत गुजर चुका। बहुत मेरा ख्याल है कि जो उम्मीदें थी उनसे वो उस तरह फुलफिल नहीं हुई। लाइव स्ट्रीमिंग पे फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई कि उस पर रूल्स अमेंड करके उसको सारा यानी एंडोर्स कराया जाए। फुल कोर्ट मीटिंग बड़ा क्रेडिट मिला काजी साहब को कि 2.5 साल बाद उन्होंने पहली दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग 6 जजेस के खात पे आई, तो 2 दिन हुई। केस मैनेजमेंट पे क्यों नहीं फुल कोर्ट मीटिंग हुई? अब जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही। 19 जज तो पहले है ना ऑलरेडी। देखें, एक जज आपको तकरीबन कितने में पड़ता है? 40-50 लाख में तो ज़्यादा पड़ता होगा। जी जी मतलब हर मामला उसका रैश, ड्राइवर, सारा कुछ चीज़ें करें। तो मुझे ये बताएं, मुझे एक जज साहब ने बताया कि 15 से 16 हज़ार केस इन्फ्रक्चुअस है, जो टाइम बार्ड है, जो एक जज 2 रुकनी बेंच हो तो वो डिसमिस, नंबर ही ख़त्म हो सकता है। केस मैनेजमेंट इशू है सुप्रीम कोर्ट में। मैं देख रहा हूँ 15 साल से इस पर कोई ना रिसर्च हुई है ना कोई मामला है। हर जज जो है वो आता है चीफ जस्टिस माजरत के साथ, वो एक एजेंडे के साथ आता है, वो अपनी कुछ चीज़ों पे फोकस करता है और फिर निकल जाए। केस मैनेजमेंट पॉलिसी उस तरह नहीं रही। हाई कोर्ट में केस नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग है, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी होती है। काजी साहब ने कितनी बुलाई? ये वो चीज़ें हैं जो वो कर सकते थे लेकिन वो नहीं हुई, और सारा कसूर अब आ रहा है कि 6 जजेस ने खत क्यों लिखा। गुस्सा उन पर उतरा है, गुस्सा उन पर उतरा है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब आपके वक्त का। मैं आपको हसनात भाई ने क्योंकि कहीं जाना था, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको, 2 वाक़यात बड़े तारीख़ी बताता रहूँगा जाने से पहले, जो बहुत न्यूज़ी हैं। एक कि मुझे याद है जब इस सुप्रीम कोर्ट में एक जज के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस था, वो रेफरेंस खारिज हुआ। उसके बाद जो उसके ऑथर जज थे जब रिटायर हो गए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आप तो फैसले के अंदर हम सुन रहे थे जजेस की सर्वेलेंस के ऊपर बड़ा कुछ लिखने जा रहे हैं, तो वो आपने लिखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि यार रसद, मैं जब वो ड्राफ्ट मैंने लिख लिया तो जो जजेस मेरे साथ एग्री भी किए हुए थे, तो मैं जब उनको ड्राफ्ट भेजता था तो वो कहते थे कि नहीं वो बड़े नाराज़ हैं पिंडी वाले, वो अब पारा वाले नाराज़ हैं, ये निकाल दें, ये मत डालें, ये निकाल दें, मज़ीद मसला ना कहीं पैदा हो जाए, तो बस हमने जज बचा लिया, बहुत है, इससे आगे मत जाएं। वो कहते 7-8 दफ़ा ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ, फिर जाके फाइनल हुआ, तो फिर मैं क्या उसमें लिखता। बहुत कुछ मुझे निकालना पड़ा क्योंकि बार बार एतराज़ करते थे साथी जजेस कि हम साइन नहीं करेंगे। कंसेंसस मुझे बिल्ड करना पड़ा। तो यहाँ पर भी अब ये कौमी असम्बली में जो कुछ किया जा रहा है और बाहर से धमकियाँ लगवाई जा रही हैं कि मार्शल लॉ लगा देंगे, एमरजेंसी ले आएंगे, नहीं बनने देंगे मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस, नहीं 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद होने देंगे, कर लें जो कर सकते हैं। मकसद क्या है कि जस्टिस मंसूर अली शाह खुद भी सोचें कि यार मैं फ़ैसला वो दूं जो अमल दरामद के काबिल हो, और उनके साथी जजेस भी उनको बार बार ड्राफ्ट जो वो उनको लिख के शेयर करें, उनसे कहें कि नहीं ये निकाल दें, ये डाल दें, देखें ना हुकूमत आगे किस किस्म की लेजिस्लेशन कर रही है, फ़लाँ कर रही है, फ़लाँ कर रही है, आप ये मत करें। इसी तरह अब दूसरा एक जो तारीख़ी वाक़या है वो गुज़िश्ता साल का ही है। पाकिस्तान में जो सब कुछ करते हैं, जो इस निज़ाम के साथ खेलते हैं, उनके की ऑफिशियल से मेरी एक कहीं पर मुलाकात होगी सरे राह। तो उस वक्त अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए थे और ना ही पीडीएम का पिछला दौर अभी ख़त्म हुआ था, लेकिन ख़त्म होने वाला था। तो मैंने उनसे बातों में पूछ लिया, मैंने कहा सर वैसे, क्योंकि हम सहाफ़ी होते हैं, हमारी आदत होती है, हम कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं किसी न किसी से। मैंने उन्हें कहा कि सर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आए और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहा तो आपके इदारे को कबूल होंगे वो बतौर प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने कहा कि देखें ये तो उन 2 भाइयों का मसला है। हमने कहा लेकिन जो छोटा भाई है वो आपको पसंद बहुत है,
उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, हमारी अगर ख्वाहिश हो तो हम यही चाहेंगे कि छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ, लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बनना चाहें और उनका भाई कहे कि मेरा बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ठीक है बन जाए। हमने कहा लेकिन आपके इदारे की एक पुरानी मुखासमत रही है उनके साथ। तो उस अफसर ने कहा कि देखिए हमारी मुखासमत सबके साथ किसी न किसी दौर में रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वोट को इज्जत दो की बातें करते थे, तो देखिए फिर उन्होंने सबक सीख लिया, फिर वो हमारी मर्ज़ी से ही बैरून मुल्क गए और अब हमारी मर्ज़ी से ही वापस भी आ रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनको एक वक्त आता है कि लगता है कि ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको हम जब डील करते हैं इस तरह से तो फिर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो ये कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह और उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा इसी तरह आप इमरान खान को देखिए, आजकल ये बातें कर रहे हैं लेकिन अभी ये अगर गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर इनको भी सबक मिल जाएगा, ये भी सीख जाएंगे, फिर ये भी हमारे इदारे के साथ काम करने पर एग्री हो जाएंगे और काम करेंगे हमारे इदारे के साथ मिलजुल के। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर इमरान खान भी अडयाला जेल से शहबाज शरीफ की तरह अडयाला यूनिवर्सिटी से रिफॉर्म होकर अगर निकले, जिस तरह के शहबाज शरीफ रिफॉर्म होकर निकले हैं कि उनका हर बात का विजन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकारीर में नज़र आता है कि ये रोल मॉडल हैं, ये रोड मैप है हमारे लिए, मशले राह हैं। तो अगर इमरान खान भी वैसे रिफॉर्म होकर निकलेंगे और तब वो डील हो गई तो फिर इस अदलिया में चीफ जस्टिस काजी फाइसा की ज़रूरत क्या होगी। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।